हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के सब्जेक्टिव पार्ट को भी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से जितने भी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, इसमें हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और मैक्स प्लैंक ने जो जो बातें की थी उसको फिर अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके यूनिट्स कौन कौन से हैं, किस तरह हम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर का आपस में रिलेशनशिप क्या है और प्रॉब्लम्स में हम इसको अप्लाई किस तरह करते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। जर्मन फिजिसिस्ट डॉक्टर मैक्स प्लैंक, ये एक फिजिसिस्ट थे और 1900 में उसने ये थ्योरी पेश की थी। और उसने ये थ्योरी कब पेश की थी? जब वो स्टडी कर रहा था हार्ट बॉडी जो रेडिएशंस एमिट कर रहा था, रेडिएशंस एमिटेड बाय हार्ट बॉडी। तो हार्ट बॉडी रेडिएशन जो एमिट कर रहा था, इन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम निकल रहा था, लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड जो रेडिएशन थे उसके स्पेक्ट्रम को डॉक्टर प्लैंक जो है वो स्टडी कर रहा था। और उस स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस थे उन स्पेक्ट्रल लाइंस का वो मुशाहिदा कर रहा था, उनको वो ऑब्जर्व कर रहा था। और जब वो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ये ऑब्जर्वेशन कर रहा था, तो इन ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने कुछ एजम्पशंस दी और उन एजम्पशंस को हम नाम देते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। और उसके एजम्पशंस में सबसे पहली बात जो उसने की थी वो क्या थी कि एनर्जी emitted or absorbed by a body is not in a continuous pattern, rather it is emitted or absorbed in a discontinuous pattern। और मैनर जो भी आपको आसान लगे। प्लैंक्स ने पहली बात क्या की? डॉक्टर प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज नॉट इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, rather it is emitted or absorbed in a discontinuous manner। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई बॉडी है और ये कोई एनर्जी आ रही है जिसको ये एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर कोई एनर्जी जा रही है जिसको वो एमिट कर रहा है, दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब, दिस इज एनर्जी एमिटेड। तो डॉक्टर प्लैंक के मुताबिक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, ये एनर्जी अगर ये बॉडी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, इट विल बी इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर। डिसकंटिन्यूस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, या फिर इसको उसने कहा पल्सेस ऑफ एनर्जी, या फिर यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूनिट्स कि अगर कोई बॉडी एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होगी इन अ डिस्क्रीट पैटर्न, इन अ फिक्स्ड पैटर्न। फॉर एग्जांपल
ये बॉडी एनर्जी को एमिट कर रहा है तो पहले ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, इस तरह। तो एनर्जी इस तरह नहीं है कि पूरे की पूरी एनर्जी जो है इससे वो निकल जाए, मतलब ये कि ये एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स जो है ये एनर्जी को एमिट कर रहा है। सेम इज द केस अगर ये इसको एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी यूनिट्स वेव पैकेट्स के फॉर्म में ये एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा और इन वेव पैकेट्स को, इन एनर्जी यूनिट्स को या इन पल्सेस ऑफ एनर्जी को, जिस तरह हार्ट बीट होता है इस तरह वो पल्सेस में वो ब्लड को वो सर्कुलेट करता है, पंप करता है। इसी तरह ये एनर्जी की बात भी की थी डॉक्टर प्लांक ने कि ये एक एक पैकेट की शक्ल में ये एमिट या एब्जॉर्ब होती है और ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो है इसको नाम दिया कि दीज आर कॉल्ड क्वांटम। अगर एक पैकेट की हम बात करें तो एक पैकेट सिंगुलर इसका है क्वांटम, और अगर बहुत सारे पैकेट्स वो आ रहे हो एक एक को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है तो इसका प्लूरल जो है वो है प्लूरल क्वांटा। तो पहली जो बात थी कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटम जो है एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एक एक पैकेट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। बहुत सारे पैकेट अगर हम बात करें कि एक बॉडी है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? n क्वांटम एब्जॉर्ब की। n क्वांटम मतलब अगर कोई बॉडी ने 10 पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की सो 10 क्वांटम। समझ आ गई आपको? इसी तरह अगर सिंगल एक की हम बात करेंगे क्वांटम यूज करेंगे, अगर मैक्सिमम एक से ज्यादा हो तो इसका प्लूरल पे क्वांटा है। तो ये पहली बात थी डॉक्टर प्लांक की। और इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में इन क्वांटा को कहा गया, इन क्वांटम को कहा गया फोटॉन्स, कि ये क्वांटम जो है इसको कहते हैं फोटॉन इन केस ऑफ लाइट। अब फोटॉन जो है ये स्पेसिफिक हो गया इन केस ऑफ विजिबल लाइट, दिस क्वांटम्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। और अगर हम तमाम किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उस केस में एनर्जी के पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट के केस में क्वांटम को कहते हैं फोटॉन। तो ये पहली बात डॉक्टर प्लांक ने कही। दूसरी जो एजम्पशन थी प्लांक की वो क्या थी कि अच्छा चलो थोड़ा सा स्पेस में यहाँ पर क्रिएट करूँ, ये पॉइंट्स अपने साथ 1 बाय 1 लिखते जाए, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि कैलकुलेशंस भी हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात डॉक्टर प्लांक ने क्या की, सेकंड के ईच क्वांटम मतलब ईच पैकेट ऑफ एनर्जी, each packet of energy is associated with a definite amount of energy which is directly proportional to its frequency। अब पहली एजम्पशन में डॉक्टर प्लांक ने ये कहा कि अगर कोई बॉडी एनर्जी वो एमिट कर रही हो या एब्जॉर्ब कर रही है तो वो क्वांटम के शक्ल में वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगी। अब ये क्वांटम जो है ये 1 क्वांटम भी हो सकता है, 2 क्वांटम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि 1.5 क्वांटम या 1.2 क्वांटम या 1.3 क्वांटम, इस तरह नहीं, ये पैकेट्स है। समझ में आ गई बात? तो इसको हम कहते हैं ये डिसकंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस होता तो फिर तो ये पॉसिबल है कि जितनी भी एनर्जी वो चली जाए, जितनी भी आ जाए, कोई भी इसकी वैल्यू आ सकती है। लेकिन जब हमने क्वांटाइजेशन की बात की, सबसे पहले क्वांटाइजेशन की बात वो डॉक्टर प्लांक ने की थी। अभी क्वांटाइजेशन को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि
हर एक क्वांटम जो है, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है, इसकी अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। उसने कहा कि ई एनर्जी ऑफ द पैकेट ऑफ फोटॉन या ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और ई इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह न्यू साइन से ये रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या चीज़ है? ये प्लैंक कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.6262 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि ये प्लैंक कांस्टेंट एक्चुअली इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मैक्स प्लैंक ने थ्योरी पेश की, इस वजह से यहाँ पर जो कांस्टेंट वो इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए, इसका नाम भी वो प्लैंक्स कांस्टेंट वो रखा गया। थर्ड जो बात मैक्स प्लैंक ने की, तीसरी जो बात मैक्स प्लैंक ने की, अब इन चीज़ों को आप नोट कर ले। थर्ड एजम्पशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की वो क्या थी कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body will be the whole number multiple। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसने की थी, होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। कि ये जो कोई बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, अब ये तो ठीक हो गया कि अगर कोई बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, तो अगर ये एनर्जी को ये एमिट कर रही है, ये बॉडी है और वेव पैकेट से पैकेट्स ऑफ एनर्जी ये एमिट कर रहे हैं। अब अगर कोई बॉडी की टोटल एनर्जी की हम बात करें कि कितनी एनर्जी ये बॉडी ये एमिट कर रही है या कोई बॉडी कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसके लिए प्लैंक ने कहा कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी which is emitted or absorbed by a body will be equal to the whole number multiple of quantum। फॉर एग्जाम्पल एक क्वांटम की एनर्जी, एक वेव पैकेट की एनर्जी इसके बराबर है। अभी दूसरी पॉइंट में हमने डिस्कस किया। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फॉर n नंबर ऑफ क्वांटम, अगर n नंबर ऑफ क्वांटम हो, बहुत सारे क्वांटम हो, तो उसकी एनर्जी किस चीज़ के बराबर हो जाएगी? इट विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटम। अब ये जो क्वांटम है, एक क्वांटम की एनर्जी, इसको हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब n क्या होगा? n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह अगर कोई बॉडी है वो 10 वेव पैकेट्स वो एमिट कर रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? E will be equal to 10 h न्यू। इस तरह अगर कोई 15 प्रोटॉन्स 15 क्वांटम को वो एमिट कर रही है, तो यहाँ से डॉक्टर प्लैंक ने बात की कि द एनर्जी emitted or absorbed by a body is quantized। अब क्वांटाइज का क्या मतलब है? फिक्स। एनर्जी अगर कोई बॉडी वो एमिट कर रही हो या कोई बॉडी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रही हो, तो वो जो एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड है किसी भी बॉडी के लिए, उसकी वैल्यू वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज को आप इस तरह समझे कि अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी एनर्जी को एमिट कर रही है 3 4 या 5 या 6 क्वांटम XYZ, इस तरह ये एमिट कर रही है, तो देयर आर सर्टेन वैल्यूज फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए कुछ फोटॉन्स है,
कुछ क्वांटम्स है जिसके लिए कुछ वैल्यूज है जो फिक्स है। अब इस तरह नहीं होता कि कोई बॉडी 3.5 एनर्जी को वो एमिट करे या 3.9 को एमिट करे या 4.2 को एमिट करे। 3 और 4 के दरमियान कोई एनर्जी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। दीज आर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट है ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, ये क्वांटम, दीज आर डिस्क्रीट एंड देयर एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। डिस्क्रीट का मतलब वेरी स्मॉल, स्मॉल तो है, मेजरेबल भी है, बट दे आर क्वांटाइज्ड, दे आर फिक्स्ड। इन बिटवीन जो है एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वही क्वांटम है, और वो जब एक दूसरे के साथ सम अप होते हैं तो उससे कुछ वैल्यूज आते हैं और उन्हीं अमाउंट से एनर्जी वो एमिट हो सकती है और उसी अमाउंट से एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो सकती है। दरमियान में इस तरह नहीं है कि कंटिन्यूस फॉर्म में कोई एनर्जी, जितनी भी एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करे, जितनी भी एनर्जी कोई एमिट करे, तो इस तरह हरगिज़ नहीं है। अब प्लैंक्स ने ये जो इक्वेशन दिया था E इक्वल टू एच न्यू, या फिर अगर हम मल्टीपल केस में बात करें, ज़्यादा क्वांटा के लिए बात करें, तो ई एन इक्वल टू एन एच न्यू। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और अक्सर न्यूमेरिकल्स में, अक्सर ईटा, जेई, नीट, आईटी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम यहाँ से इस चीज़ को, इस इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, और उसके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम इससे रिलेटेड वो जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इन पॉइंट्स को नोट करें, फिर वेव कैरेक्टरिस्टिक को वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। वेव के हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। अब इन चीज़ों को हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी वहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती है और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स में, इसलिए हम इसको यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू इसके ऊपर प्राइम, इस तरह हम डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? अब वेव क्या चीज़ है? वेव इज एक्चुअली, इट इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम और विदाउट अ मीडियम। अब अगर ये वेव है जो मूव कर रही है इस तरह, ये एक डिस्टर्बेंस है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी? अब जब भी वेव वो मूव करती है तो इसकी मोमेंट की वजह से ये पीक्स ये प्रोड्यूस होते हैं, ये इसकी ये मैक्सिमम जहाँ पर होते हैं, ये एक ये मिनिमा प्रोड्यूस होता है, ये पॉइंट्स। अब ये ऊपर जो पीक्स प्रोड्यूस होते हैं इसको हम कहते हैं क्रस्ट वेब में, और ये नीचे जो प्रोड्यूस होते हैं ये पॉइंट्स, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट्स को हम कहते हैं ट्रफ। अब 2 सक्सेसिव जो क्रस्ट होते हैं, कंसेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं, मतलब एक के बाद दीगरे, एक दूसरे के बाद जो क्रस्ट आते हैं, इस तरह नहीं कि एक ये क्रस्ट है और एक इसको आप कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो क्रस्ट है इनके दरमियान डेफिनेटली कोई डिस्टेंस होगा, या फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान डेफिनेटली कोई डिस्टेंस होगा। इन कंसेक्टिव ट्रफ्स या इन कंसेक्टिव क्रस्ट, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, और लैम्डा से हम इसको डिनोट करते हैं। अब लेंथ का SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। अब मीटर चूंकि बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए ये वेव्स जो होते हैं, वेव्स चूंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है आम तौर पर, तो इसलिए जो लेंथ के दूसरे यूनिट से एंगस्ट्रॉम
या फिर पिकोमीटर या फिर नैनोमीटर या फिर फेम्टोमीटर, ये यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 12 मीटर, नैनोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 मीटर, इसी तरह फेम्टोमीटर 10 पावर माइनस 15 मीटर। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये नोट कर ले, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वेवलेंथ के लिए आमतौर पर यही यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आप इस तरह कंसिडर करें कि ये कोई वेव जा रही है इस तरह, और ये जो वेव जा रही है यहाँ पर एक पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट, और इस पॉइंट से कुछ वेव्स जो है इस तरह वेव आ रही है कंटिन्यूसली, ये वेव्स आ रही है बहुत सारी। तो ये जो वेव्स आ रही है इस पॉइंट से ये पास हो रही है। अब 1 सेकंड में 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड इस पॉइंट से कितने वेव्स पास हो गई, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? द नंबर ऑफ वेव्स, द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point per unit time, या हम इस तरह कह सकते हैं कि पर सेकंड। अब टाइम की जगह मैंने लिख दिया पर सेकंड, क्योंकि आमतौर पर हम सेकंड ही यूज करते हैं यहाँ पर। सो 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितने वेव्स पास हो गए, ये इस वेव की वेवलेंथ हो गई। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। डेफिनेटली अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एक पॉइंट से पर सेकंड वो कम ही वेव्स वो जा सकते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट आएगी। अगर वेवलेंथ उसकी बहुत कम है तो कम वेवलेंथ की वजह से एक पॉइंट से ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स, कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम है। इनवर्स रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, और इसके लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज, अब ये हर्ट्ज जो है HZ इस तरह डिनोट करते हैं। ये हर्ट, इसका मतलब है अगर आपको कहीं पर दिखाई दे कि कोई वेव है जिसकी वो फ्रीक्वेंसी है 50 या 500 हर्ट्ज, इस तरह HZ लिखा होता है आमतौर पर इस तरह HZ, तो इसका मतलब है कि 500 वेव्स जो है एक पॉइंट से पर सेकंड पास हो रही है। तो 500 पर सेकंड या फिर 500 हर्ट्ज, दीज आर द सेम थिंग्स। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि हमें इस तरह की वैल्यूज दी गई होती है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह लगेगा कि फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज, इस तरह, या फिर इस तरह दिया गया होगा 1 स्मॉल m, इस तरह हर्ट्ज, मिली हर्ट्ज। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है अब फ्रीक्वेंसी के लिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये स्पेस क्रिएट करूँ। अच्छा, अब देखें कि आमतौर पर चूंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो 10 पावर 6 या फिर 10 पावर 3 या फिर मुख्तलिफ किस्म के वैल्यूज़ आपके पास आ सकते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए आमतौर पर आपको दी गई होती है 6 मेगाहर्ट्ज। तो ये मेगा डिनोट कर रहा है 10 पावर 6 को। या फिर अगर आपको इस तरह दिया गया होगा कि तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10 पावर 6, तो 6 मेगाहर्ट्ज। अगर 1 इंटू 10 पावर 6 हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 मेगाहर्ट्ज। या फिर किलो हर्ट्ज, के हर्ट्ज, इस तरह, किलो का मतलब 10 पावर 3। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। या फिर इस तरह माइक्रो हर्ट्ज, 10 पावर -3, सो माइक्रो हर्ट्ज। या फिर मिली 10 पावर -6, मिली के लिए जो साइन है 10 पावर -3 के लिए वो है मिली हर्ट्ज, और 10 पावर -6 के लिए माइक्रो का सिंबल इस तरह होता है। तो ये चीज़ें अक्सर न्यूमेरिकल में
आपके बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की बात थी कि फ्रीक्वेंसी के लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अब c यहाँ पर क्या चीज़ है, c इज़ द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी की जगह या स्पीड की जगह हम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूज़ करते हैं। और इस रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का वो इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके अलावा एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर। वेव नंबर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई वेव है जो ट्रेवल कर रही है। अब इसमें मैंने ले लिया यहाँ पर 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर। अब 1 मीटर में किसी भी वेव के कितने वेव्स वो मौजूद हो सकते हैं, तो इसको मैं कहूँगा ये इसका वेव नंबर है। तो इसको डिफाइन किस तरह करते हैं कि द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। फॉर एग्जांपल 1 मीटर में फॉर एग्जांपल वो 1000 वेव्स है, तो मैं कहूँगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नंबर जो है वो है 1000 पर मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर। तो आमतौर पर वेव नंबर के साथ आपको यूनिट देखेंगे पर सेंटीमीटर या पर मीटर, मतलब इतने वेव्स जो है वो 1 मीटर में इसके मौजूद है। सो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ एंड इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, या फिर इस तरह हम लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली 1/लैम्डा, या लैम्डा को इस तरह आप करके इस तरह। तो ये रिलेशनशिप और साथ में ये रिलेशनशिप, ये दोनों आप याद कर लें। इसके अलावा अभी हमने डिस्कस किया था कि E = h न्यू। अब यहाँ पर देखें न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू है c/लैम्डा। तो इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूँ h, न्यू की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा, c/लैम्डा। तो h c/लैम्डा, और 1/लैम्डा किस चीज़ के बराबर है, सेंस 1/लैम्डा इक्वल टू वेव नंबर। सो यहाँ से E = h c न्यू प्राइम। तो ये रिलेशनशिप है। अक्सर आपसे पेपर में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट E = h c न्यू प्राइम। तो दो मिनट में आप इसको वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो रिलेशनशिप है वो ये वाला है। अब इस रिलेशनशिप से आपको वो ईटा में या फिर नीट जेईई में इस रिलेशनशिप से आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वो आने वाले हैं और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में फिर आसानी हो। अब देखिए इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। नो लुक एट हियर, ये जो इक्वेशन है हमारा E = h c/लैम्डा। अब h की वैल्यू हमें पता है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इस वैल्यू इज 6.6262 into 10⁻34 जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्डा। आमतौर पर लैम्डा और एनर्जी का पूछते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू, चूंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है इसलिए लैम्डा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर, वो वेरिएबल है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वो लैम्डा वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होती है। तो अगर लैम्डा हमारे पास हो मीटर में तो मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आ जाएगी, E =
20 इंटू, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 10 पावर माइनस 26 जूल्स डिवाइडेड बाई लैम्डा। लेकिन ये जब इक्वेशन आप यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि लैम्डा इज़ गिवन इन मीटर, कि लैम्डा आपको मीटर में गिवन हो। या फिर इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि E इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 25 बाय लैम्डा। तो एनर्जी की वैल्यू आपके पास जूल में आएगी अगर लैम्डा वो गिवन हो मीटर में। लेकिन आमतौर पर लैम्डा कभी कभी आपको देते हैं वो एंगस्ट्रॉम में। तो अगर एंगस्ट्रॉम में दी गई हो लैम्डा, और ये जो वैल्यू है एनर्जी की, ये आपको मालूम करनी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस तरह अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप किस तरह मालूम करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। अब मेरे पास जूल में ये वैल्यू है, सो 20 इंटू 10 पावर माइनस 26 जूल। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो अगर इतने अमाउंट ऑफ जूल हो वो x हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू वो निकाल ले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास वो आ जाएगा 20 इंटू 10 पावर माइनस 26 जूल डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। जूल जूल के साथ ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एनर्जी की वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। और वो वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आती है वो होगी राउंड अबाउट 12400। सो एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इफ लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर मीटर को आपने एंगस्ट्रॉम में डिवाइड करना है, तो एंगस्ट्रॉम में अगर आप कन्वर्ट करना है, तो एंगस्ट्रॉम में अगर आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, इससे जो वैल्यू आ जाएगी इसको आप डिवाइड करें 10 पावर माइनस 10 पर, तो ये एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर लैम्डा आपको मीटर में गिवन हो, तो ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि अक्सर पेपर में फिर आपको सॉल्व करने होते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपको जूल में एनर्जी मालूम करनी हो, लैम्डा गिवन हो मीटर में, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करें 2 इंटू 10 पावर माइनस 25। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में लैम्डा हो गिवन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह, अगर यहाँ पर मीटर भी हो तो ऊपर से 10 पावर 10 माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें डिवीजन कीजिएगा इस वैल्यू को दोबारा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर आपके पास वो नैनोमीटर में हो तो ये आ जाएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा की वैल्यू अगर हो नैनोमीटर में। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इन तीन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। ये तीन इक्वेशंस वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आपके ईटा, नीट, जेईई एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा वो काम आने वाले हैं। अच्छा, ये तो थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन। नाउ मूव ऑन टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स को चलिए स्टार्ट करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ एनर्जीज ऑफ टू सोर्सेज विच एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंड 5000 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। अब अगर दो सोर्सेज है और वो एनर्जी एमिट, तो फॉर एग्जांपल पहला सोर्स जो है इसकी एनर्जी हो जाएगी E1 और दूसरा जो सोर्स है इसकी एनर्जी हो जाएगी E2। तो हमें मालूम क्या करना है, E1 डिवाइडेड बाई E2 को हमने मालूम करना है। और हमें पता है कि E इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो अगर E1 के लिए हो जाएगी HC बाई लैम्डा 1, चूँकि H और C तो कांस्टेंट है। E2 के लिए हो जाएगी HC बाई लैम्डा 2। अब रेशो हमने मालूम करना है दोनों का, तो E1 को E2 पर डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाई E2 विल बी इक्वल टू E1 हमारा है HC बाई
लैम्डा 1 और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई HC। अगर इसको मैं यहाँ पर डिवीजन पर रखता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरह, HC के साथ कैंसिल, सो E1 डिवाइडेड बाई E2 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अब लैम्डा 1 हमारे पास ये है, दिस इज लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 2। अच्छा, तो लैम्डा 2 वो 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी एनर्जी का रेशो जो है वो हो जाएगा 5/4, मतलब 5:4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा जो है वो वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी आएगी। अगर आप रेशो को देखें कि एनर्जी ज़्यादा किसकी है, जिसकी वेवलेंथ वो कम है। समझ में आ रही? तो रेशो से हमें वो बात समझ आ रही है। तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि रेशोज आपने कैलकुलेट करनी है। तो रेशोज जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इस इक्वेशन को आप याद रखें, जहन में रखें कि इस इक्वेशन से आपने रेशोज वाली क्वेश्चन जब भी एनर्जी का रेशो पूछते हैं तो इसको आपने इस तरह सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल को फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब दूसरे एग्जाम्पल को आप देखें। इस एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, इस एग्जाम्पल में कहते हैं कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड दिस वेवलेंथ को आपने मालूम करना है एंगस्ट्रॉम में, विद एनर्जी इक्वल टू 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये क्वेश्चन हमारे काम आने वाले है कि E इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, सो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इसको हमने इससे पहले कैलकुलेट भी किया था कि E इक्वल टू HC बाई लेमडा, अगर लेमडा वो एंगस्ट्रॉम में हो और इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले तो इस तरह ये इक्वेशन ये हमारे काम आएगी। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें, सो एनर्जी की वैल्यू वो है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा आपने मालूम करनी है। तो ये इस तरफ चल के ये नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा लेमडा के लिए 3000, राउंड अबाउट 3000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप याद रखें कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लेमडा आपने वो एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी हो तो डायरेक्टली आप 12400 वाला इक्वेशन जो है वो याद रखें। अगर नैनोमीटर में आपको लेमडा वो मालूम करनी हो या दी गई हो तो फिर आपके पास क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा अगर नैनोमीटर में हो इस तरह, और अगर मीटर में हो तो उसके लिए हमने कैलकुलेट किया 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻26 डिवाइडेड बाई लेमडा, तो एनर्जी जॉल और ये मीटर में। तो इन तीन इक्वेशंस को आप याद रखिए, आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए दूसरे एग्जांपल को फिर डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहते हैं कि अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम emits 0.555 joules of energy, calculate the number of emitted photons। कि एक लाइट सोर्स है जो एमिट कर रही है 2000 वेवलेंथ वाली रेडिएशन इस तरह, और इसकी वेवलेंथ इतनी है और इतनी एनर्जी है। आपने क्या मालूम करना है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, कि टोटल एनर्जी इसने इतनी वो एमिट की, इस वेवलेंथ की इस एमिटेड जो रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ इतनी है। आपने क्या मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स, मतलब आपने n की वैल्यू को मालूम करना है। अब n की वैल्यू हमें पता है E इक्वल टू एन एच बाई लेमडा, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक E इक्वल टू एच न्यू और ई एन इक्वल टू एन एच न्यू, न्यू की जगह मैंने ये लिख दिया C बाई लेमडा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब ये इक्वेशन इससे पहले भी हमने डिस्कस किया
कि इस इक्वेशन को अगर आपने मीटर में यूज़ करना है, जूल में, जो भी आप करें आपके पास आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जूल वाले यूज़ कर रहा हूँ, तो जूल वाला और मीटर वाला हमारा क्या रिलेशनशिप है कि NHC की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁻25 एनर्जी जूल में, और डिवाइडेड बाई लैम्डा हमारे पास मीटर में, तो ये एंगस्ट्रॉम है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2000 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 तो ये मीटर में हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 0.555 इक्वल्स N 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर। ये उस तरफ चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ चल के डिवीजन में आ जाएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राउंड अबाउट आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻17 प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स जब ये बॉडी ये लाइट सोर्स एमिट करता है तो उसकी एनर्जी वो इतनी होगी अगर इसकी वेवलेंथ जो है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो आज के लेक्चर में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन ही की, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर को एक्सप्लेन किया, और इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रेशियोज वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो ये 2-3 इक्वेशंस याद करके इसको आप वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस वो पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी आरा से हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए इन वीडियोस के हवाले से, दूसरी वीडियोस के हवाले से हमारी। तो जो दूसरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो दूसरे वीडियोस हैं उनके लिंक्स को भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो शेयर कर रहा हूँ। पूरे के पूरे चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट जो है उसके लिंक को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल और इसके एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच।